हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की सेकंड यूनिट से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इस वीडियो के अंदर में आपका जो भी स्कोर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और लास्ट वीडियो की तरह आपको आज भी टारगेट रखना है कि आप इन 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन सही कर पाएँ। और जो हमने लास्ट वीडियो देखा था वो देखा था मनोविज्ञान की यूनिट फर्स्ट पर 100 क्वेश्चन से संबंधित। तो जिन स्टूडेंट ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और ईमानदारी के साथ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करें तभी आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिलेगा और आपकी तैयारी किस प्रकार की वो भी आपको जानने को मिलेगी। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे वो होंगे यूनिट थर्ड पर, यूनिट फोर्थ पर और यूनिट फिफ्थ पर, ताकि आपका जो मनोविज्ञान का एक बार रिवीजन हो सके। और ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये वंदना जादौन मैम की पुस्तक से हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो हर क्वेश्चन तक आप अपनी पहुंच रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया था वो कौन सी है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसी में आपको अपना आंसर क्लिक करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। ये आप ध्यान रखिएगा। जो बांडुरा है इन्होंने एक सिद्धांत दिया था निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत, जिसका यानी नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसके तहत बालक समाज का अनुकरण करके सीखता है या फिर अधिगम करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है, किसकी देन है आप बताएं। तो ये देन है गेस्टोल्ट वादियों की। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे दे रखा है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू या फिर मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में उन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों के कारण माता पिता को संतान के सामने बुद्धू या फिर मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया है। तो किस पर किया गया है, ये किया गया है चिंपैंजी पर। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सरल से कठिन की ओर। आगे देखते हैं, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया, किस सन में आप बताएं। तो ये दिया था इन्होंने 1938 में। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा। इसका यानी नाम क्या है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्र, प्रतीक व चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं या फिर भाषा। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है मांसपेशीय क्रियाएं। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है आप बताएं। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा स्थायी सीखना। आगे देखते हैं, यहां पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव ने किस सन में किया था। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1904 में। ऑप्शन नंबर ब। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के मुख्य सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आप बताएं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सीखना है एक। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, परिवर्तन, विकास, अनुकूलन या फिर सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सभी। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सीखने की गति निर्भर करती है किस पर आप बताएं। तो सीखने की गति इन सभी पर निर्भर करती है, सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर और सीखने वाले की प्रेरणा पर। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, हल के द्वारा किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आप बताएं।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य, ये सम्मिलित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, गेस्टोल्ट का अर्थ क्या है। तो गेस्टोल्ट का अर्थ होता है समग्र के रूप में। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है। तो यह किस प्रकार का स्थानांतरण है आप बताएं। यह है धनात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित हैं किस नियम से आप बताएं। तो ये जो संबंधित है ये है ऑप्शन नंबर अ से आत्मीकरण के नियम से। नेक्स्ट यहाँ पर आगे दे रखा है, स्किनर ने प्रयोग किए। तो स्किनर के द्वारा किस पर प्रयोग किया गया आप बताएं। स्किनर ने प्रयोग किया था चूहों पर। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्ली पर प्रयोग किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था। तो पावलोव के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था कुत्ते पर। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। फिर आगे देखते हैं, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मौखिक साहचर्य अधिगम। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह सीखना कहलाता है। तो ये कहलाएगा प्रत्यक्षात्मक सीखना। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है किसी वस्तु को देखकर या फिर स्पर्श करके। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर सीखने की आयु मानी जाती है। तो सीखने की जो आयु मानी जाती है वो मानी जाती है 0 से 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो व्यक्ति जीवन भर सीखता है, लेकिन इस आयु को माना जाता है सीखने की आयु। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अवबोध। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, उसको अवबोध हो चुका है, अवबोध के शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है जब वो किसी भी कारण परिणाम के संबंध को समझ लेता है। फिर आगे देखते हैं, अनुकरण को कहा जा सकता है। तो अनुकरण को कहा जा सकता है शिक्षा का प्रारंभ, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें शिक्षण पद्धति व संचार को नहीं टाला जा सकता, वो क्या है। तो ये है अधिगम, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन दिया गया था गेट्स व अन्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, अधिगम वक्र की यह परिभाषा है। आगे देखते हैं, जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है सरल रेखीय वक्र। आगे देखते हैं, जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस वक्र को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है शून्य त्वरित वक्र। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर सीखने की गति आरंभ में तीव्र व धीरे धीरे मंद होती है, इसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उन्नतोदर, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, उन्नतोदर वक्र में जो सीखने की गति होती है वो प्रारंभ में होती है तीव्र, बाद में धीरे धीरे वो मंद हो जाती है। आगे देखते हैं, आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है किसमें।
तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा नत्तोदर वक्र में, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, उन्नतोदर तथा नत्तोदर वक्रों में के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है। तो इनके मिश्रित रूप को कहा जाता है मिश्रित वक्र। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, जब सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है पठार, अधिगम का पठार। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, यह रॉस की परिभाषा है। यह आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, सीखने के पठार के कारण कौन से हैं। थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सीखने के पठार के जो कारण है ये सभी होते हैं। तो यहां पर द नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं फिर, सीखने के पठारों का निराकरण है। तो आप बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, प्रेरणा देना, उचित विधियों का प्रयोग करना और उपयुक्त वातावरण प्रोवाइड कराना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ये है जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। संरचनात्मकता से तात्पर्य क्या है। तो ये है ज्ञान की संरचना। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। अधिगम किस प्रकार का होता है। तो अधिगम होता है ऑप्शन नंबर अ, सक्रिय रहकर। तो यहां पर अ नंबर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है। तो ये होती है मानसिक। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर है। अधिगम का मुख्य घटक कौन सा है। तो अधिगम के लिए जो सबसे प्रमुख घटक होता है वो होता है अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। अधिगम, अधिगम क्या है वो आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, अधिगम में समय लगता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है किसकी, आप बताएं। तो ये होती है आत्मीकरण की। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो अधिगम का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होगा ऑप्शन नंबर स, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। आनंद प्राप्त करना ये नहीं होगा, समय व्यतीत करना ये भी नहीं होगा। तो जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर स। फिर आगे देखते हैं, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही, तो वह शीघ्र ही क्या हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह उपगम कौन सा है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, निर्मितिवाद उपगम। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है। तो ये कारण है शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। तो मानसिक विकास के साथ कौन सा संबंधित नहीं है वो आप बताएं। दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता या फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरों पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं फिर, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो आप बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब,
परिवार व विद्यालय में संवेगों का दमन। तो यहाँ पर ब नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगर दमन होगा तो फिर बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास किस प्रकार होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब नंबर ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख जाता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? अधिगम स्थानांतरण। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। आगे देखते हैं, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? तो केवल ध्वनि के उपस्थित होने वाली जो अनुक्रिया है उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें अनुक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये किस प्रकार की अनुक्रिया है? अनुबंधित अनुक्रिया। आगे देखते हैं, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, किससे आप बताएं? तो ये दी जा सकती है विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, या फिर बच्चों के अनुभवों से जोड़ना। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए पुरस्कार को, इस तरीके को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है, आप बताएं? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। आगे देखते हैं, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये दिया गया था आईपी पावलोव के द्वारा, ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, तो आप ऑप्शन पढ़े, पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, या फिर भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, या फिर सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पहले ध्वनि उत्पन्न की गई, उसके बाद में भोजन को प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर द पावलोव के द्वारा। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। यह क्वेश्चन एक दो बार आगे और आ चुका है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, या फिर अभिप्रेरणा होगी, या फिर अभिवृत्ति होगी। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? यह क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वापस देखते हैं। जॉन डेवी, वॉटसन, हल, या फिर स्किनर। तो यहां पर जो उसका करेक्ट आंसर है वो है जॉन डेवी। जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, वॉटसन, स्किनर और जो हल है ये मनोवैज्ञानिक हैं। फिर यहां पर आगे देखते हैं, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अब बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, अनुबंधित उद्दीपक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहां पर बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार, या फिर अधिगम के दार्शनिक आधार। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सबसे कम महत्व रखता है अधिगम के जो दार्शनिक आधार होते हैं ये। फिर यहां पर आगे देखते हैं,
उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अधिगम। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा या फिर मूड। तो मंदबुद्धि होगा नहीं, धीमी गति से सीखने वाला भी होगा नहीं और मूड भी होगा नहीं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने के लिए उस स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी हुई थी। ऐसा होने का क्या कारण है? पुनर्बलन, भूल, अंतर्दृष्टि या फिर अनुबंध। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अनुबंध। द नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी, किस क्रिया के लिए आप बताएं? इतिहास की तिथियां याद करने के लिए, या फिर 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23 और 46 इन अंकों में संबंध पता करने के लिए, या फिर एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अम्ल, लवण या फिर क्षार की परिभाषा लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी ऑप्शन नंबर ब के लिए। यहाँ पर ब नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, इन सभी अंकों में संबंध का पता लगाने के लिए। आगे देखते हैं, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, इस कहावत की पुष्टि सीखने के नियम से होती है। तो किस नियम से होती है आप बताएं? ये होती है तत्परता के नियम से। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, संरचनात्मक अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, या फिर विद्यार्थी पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंतक्रिया करे, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सभी आवश्यक हैं संरचनात्मक अधिगम के लिए। आगे देखते हैं, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, तो किस पर जोर देता है यह बताएं? तो ये जोर देता है विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी, ये कारक हैं। आगे देखते हैं, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है, तो किस अभिक्रमित अनुदेशन से यह बताएं? तो ये है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से। किसको प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो ये माना गया है अधिगम को। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है, वह है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है कोहलर। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो ऐसा कहा गया था ऑप्शन नंबर ब, क्रो एंड क्रो के द्वारा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? तो जो मुख्य कारक है इसमें ये है पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो ऐसा कहा गया था गेट्स व अन्य के द्वारा। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो ऐसा कहा गया था अंडरवुड के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की 3 अवस्थाएं बताई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर स है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है आप ध्यान रखिएगा। विधि निर्माण पर आधारित अधिगम की अवस्था,
दूसरी है प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, और थर्ड है चिन्ह पर आधारित अधिगम की अवस्था। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम को करके सीखने की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी जॉन डीवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों द्वारा केचुओं के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, या फिर स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। ये आप ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण बांडुरा के अवलोकन पर आधारित नहीं है। आगे देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, अनुकरण का अधिगम। आगे देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक यहां पर कौन सा है? तो ये है होती है परिपक्वता एवं आयु। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? तो यहां पर चिंतन के संबंध में सही नहीं है ऑप्शन नंबर स, चिंतन में मानसिक खोज नहीं होती, ये गलत है। चिंतन एक संज्ञानात्मक क्रिया है, ये सही है। चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, ये भी करेक्ट है। और चिंतन के समय बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो ये तीनों कथन भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सही है चिंतन के संबंध में। आगे देखते हैं, एक खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं आप बताएं? इसको कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट खुंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यहाँ पर ये कौन सा उदाहरण है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रृंखला अधिगम का। तो यहाँ पर ये श्रृंखला ही बन रही है। पहले लड़की के द्वारा कोट को फर्श पर फेंक दिया जाता था, फिर माँ ने कहा कि उसको खूंटी पर डालो। तो लड़की जब भी वापस कॉलेज से आती थी तब उसने नई आदत डाली खूंटी पर टांगने की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा अ करेक्ट आंसर होगा, श्रृंखला अधिगम का ये उदाहरण है। आगे देखते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आप बताएं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक अधिगम। आगे देखते हैं, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच में दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है समीपता अनुबंधन सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर यहां पर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वो कौन सा प्रेरक है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा अर्जित प्रेरक। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वो कौन सा है? तो ये है जन्मजात प्रेरक। निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरक कौन सा है? दंड और आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, सम्मान, या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, आदत या फिर नींद। तो जन्मजात प्रेरक नहीं है, आदत। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, यह है।
तो यह क्या है? यह है सकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन नंबर द। आगे देखते हैं, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं विलियम मैकडूगल। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। प्रेरणा के ये सभी स्रोत होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, चालक, प्रोत्साहन और उद्दीपक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है यूनिट फर्स्ट के 100 क्वेश्चन का, तो आप इस चैनल को विजिट करके जरूर देखें। और नेक्स्ट आप अपनी तैयारी रखें यूनिट थर्ड पर, जो रीट की मनोविज्ञान की आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट की आप तैयारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड यूनिट से संबंधित प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।